हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सक्सेस प्लस एकेडमी। मैं हूं सुमित चौधरी और आज हम पढ़ेंगे थर्ड एंग्लो मराठा वॉर के बारे में। तो हम अभी तक पहले और दूसरे एंग्लो मराठा वॉर के बारे में पढ़ चुके हैं। तो अगर आपने पहले के दोनों वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप पहले के वीडियोस देखिए ताकि आपको एक आइडिया मिले कि ये एंग्लो मराठा वॉर होते क्या हैं। फिर से मैं थोड़ा सा आपको बता दूं कि एंग्लो का मतलब होता है इंग्लिश, यानी ब्रिटिशर्स और मराठा अंपायर के बीच में लड़ी गई ये युद्ध थे, जिनमें 3 युद्ध हुए ये, और 3 युद्ध में ये आखिरी युद्ध था 1816 से लेकर 1818 के मध्य ये लड़ा गया था। तो क्या हुआ था इस युद्ध में, सारी जानकारी हम इसी वीडियो में देखेंगे और ये मराठा हिस्ट्री का हमारा अंतिम वीडियो रहेगा। तो अगर आप यूपीएससी, एसएससी, रेलवे या किसी भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो टेक्निकल हो या नॉन टेक्निकल हो, आप सक्सेस प्लस एकेडमी के साथ जुड़ सकते हैं। हम यहाँ पे आपको कंप्लीटली फ्री मटेरियल प्रोवाइड करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये वाली चीज मैं आपको हर वीडियो में बताता आ रहा हूँ, मराठा हिस्ट्री में जब से हम पेशवाओं का इतिहास पढ़ रहे हैं तब से मैंने ये आपको ग्राफ और ये फैमिली डायग्राम जो है बालाजी विश्वनाथ का, ये मैंने आपको बताया है। बालाजी विश्वनाथ जो कि छठे पेशवा थे, शाहू जी महाराज के समय पे ये पेशवा रहते थे। इनके समय से पेशवाओं की ताकत में एक राइज देखने को मिलता है। उसके बाद बहुत सारे पेशवा आए और उनके बाद हम बाजीराव प्रथम, बालाजी बाजीराव, इनके समय पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ। उसके बाद माधवराव द्वितीय आए, प्रथम आए सॉरी, और माधवराव प्रथम के बाद आगे चल के इनकी पेशवाओं की जो पावर है उसमें बहुत ज्यादा आपको डिक्लाइन देखने को मिलता है नारायण राव प्रथम के समय से। नारायण राव प्रथम जो है, इनके समय एक इनके फैमिली में जो डिस्प्यूट हो जाता है, ये जो नारायण रघुनाथ राव हैं, जो चाचा लगते हैं नारायण राव के, ये इनकी हत्या करवा देते हैं। इनकी हत्या के बाद रघुनाथ राव खुद पेशवा बन जाते हैं, लेकिन उनको एक्सेप्टेंस नहीं मिलती है पेशवा की, उनको हटा दिया जाता है नानाजी फडणवीस के द्वारा। तो उसके बाद पहला एंग्लो मराठा वॉर शुरू होता है 1775 से लेके 82 के मध्य होता है। फिर उसके बाद ये होता है पहला एंग्लो मराठा वॉर जो होता है वो माधवराव प्रथम के समय हो जाता है, ठीक है। और माधवराव सेकंड जो है, ये तो प्रथम था माधवराव, ये माधवराव सेकंड है। इस माधवराव सेकंड के समय जो ये प्रथम एंग्लो मराठा वॉर होता है उसमें किसी की हार और किसी की जीत नहीं होती है। पहले एंग्लो मराठा वॉर में दोनों एक समझौता साइन करते हैं, सालबाई की ट्रीटी साइन होती है, दोनों के बीच में संधि होती है और दोनों को लगभग एक ही जगह होते हैं, कोई किसी की जीत किसी की हार नहीं होती, ठीक। उसके बाद दूसरा एंग्लो मराठा वॉर होता है बाजीराव द्वितीय के समय, और तीसरा एंग्लो मराठा वॉर है वो भी बाजीराव द्वितीय के समय ही होता है। और मैंने बताया था कि बाजीराव द्वितीय जो है ये रघुनाथ राव का बेटा, ये बहुत ही अयोग्य पेशवा था, बिल्कुल कमजोर था, न तो इसकी पेशवाशिप में ज्यादा चलती थी, न इसने कोई ज्यादा बड़े युद्ध जीते, और यहाँ पे जाके पावर का एकदम डिक्लाइन आपको देखने को मिल जाता है और ये अंतिम पेशवा माना जाता है। और इसी युद्ध के बाद एंग्लो मराठा तीसरा जो वॉर है उसके बाद इसको पेशवाशिप से हटा दिया जाता है, क्योंकि इस वॉर में यानी ब्रिटिश अंपायर की जीत होती है। तो ये सारी चीजें देखेंगे, क्या कुछ ऐसा हुआ कि ये तीसरा एंग्लो मराठा वॉर हुआ। पिछले वीडियो में यानी कि हमने दूसरा एंग्लो मराठा वॉर जब पढ़ा था उसमें मैंने आपको बताया कि मराठा अंपायर के जो अलग अलग लोग थे, सिंधिया, होलकर, भोसले, इनके साथ अलग अलग संधियां साइन की थी ब्रिटिश अंपायर ने 1805 में, क्योंकि 1803 से 1805 के बीच में दूसरा एंग्लो मराठा वॉर हुआ था। और उस वॉर में भी ये मराठे जो थे ये हार गए थे। हारने की वजह से इनको अलग अलग संधियां साइन करनी पड़ी थी और उन संधियों में इनको एक तरीके से बहुत सारा जो स्टेट है वो ब्रिटिशर्स को देना पड़ गया था, बहुत सारे एरिया इन्होंने अपने खो दिए थे, ठीक है। लेकिन उसके बाद ये क्या हो गए, ये मराठे जो हैं वो एक तरीके से ब्रिटिशर्स के अधीन हो गए, न इनके पास कोई फॉरेन पावर्स थी, न ये किसी दूसरे स्टेट के साथ कोई ट्रीटी साइन कर सकते थे, न किसी विदेशी ताकत को किसी तरह का कोई हस्तक्षेप ये कर सकते थे। तो एक तरीके से इनकी अधीनता इन्होंने स्वीकार कर ली थी ब्रिटिशर्स की। ये चीज इनको भा नहीं रही थी, ये चीज के साथ ये रह नहीं पा रहे थे। इन्होंने सोचा कि चलो एक बार फिर से कोशिश करते हैं, हम सब मिलके अगर यूनाइट हो जाएंगे। मराठा अंपायर ने बहुत बार यूनाइट होके इतिहास में बहुत सारे युद्ध जीते हैं, तो हम कोशिश करते हैं एक बार फिर से इस ब्रिटिश अंपायर का तख्ता पलट करने की। लेकिन ये कोशिश इनकी नाकाम हो जाती है। ये कोशिश करते हैं कि हमारा जो अंपायर था पहले जिस तरीके से था उस तरीके से इसको कंसोलिडेट करेंगे और फिर से हमारी ताकत को हम पा लेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। क्यों नहीं हो पाया, क्या क्या चीजें थी, कारण तो एकदम आपको क्लियर है। कारण मैंने पिछले वीडियो में भी एक चीज आपको बताई थी कि जब दूसरा एंग्लो मराठा वॉर हुआ था उससे पहले ही ये जो माधवराव द्वितीय है, इसी के समय ये जो मराठे हैं, सिंधिया, होलकर, फडणवीस, इनके बीच में एक पावर स्ट्रगल शुरू हो गया था। सब चाहते थे कि अपना पर्सनल हित है ना, जो अपना पर्सनल
प्रॉफिट कमा लें, बाकी सब भाड़ में जाए, इनको कोई मतलब नहीं था। जिस तरीके से पहले यूनाइट हुआ करते थे एक रीजन के लिए, उस तरीके से अब ये यूनाइट नहीं हो पा रहे थे मराठे। अब सबका अलग अलग मकसद था, सब अपने तरफ से पावर के भूखे थे। सिंधिया और होलकर के बीच में युद्ध हो रहा है, कभी पेशवा और होलकर के बीच में हो रहा है, कभी फडणवीस और सिंधिया के बीच में आपको स्ट्रगल देखने को मिलता है। इसी वजह से ब्रिटिशर्स जो है उन्होंने इनका फायदा उठाया। ऐसा नहीं कि बालाजी बाजीराव और माधवराव और बाजीराव प्रथम के समय जो यूनिटी थी, जो इनकी पावर थी पेशवा की, जो पेशवा बोलते थे वही हो जाता था, अब ऐसा नहीं होता था। ठीक है, ये लोग बहुत कमजोर थे, ये पेशवा के नाम पे कुछ नहीं थे। माधवराव को तो आप ब्लेम नहीं कर सकते क्योंकि ये तो बच्चा था, जब पेशवा बना था सिर्फ 40 दिन का था। लेकिन अगर बाजीराव सेकंड की बात करें तो ये एक कमजोर पेशवा था और इसने बहुत ज्यादा गलतियां करी। गलतियां क्या की? पहले तो इसने अंग्रेजों के साथ हाथ मिला लिया था दूसरे एंग्लो मराठा वॉर के समय, जब होलकर ने सिंधिया और पेशवा को हराया था, तब याद होगा आपको वो चीज। उसके बाद एक सहायक संधि पे भी साइन कर दिए। सहायक संधि क्या है कि ये ब्रिटिशर्स का साथ देंगे जब भी उनको जरूरत होगी। सहायक संधि पे मैं आपको अलग से वीडियो बना के बताऊंगा कि सहायक संधि क्या थी, लॉर्ड वेलेस्ली ने यहाँ पे लागू की थी, और वो क्या है संधि, उसके बारे में हम मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ेंगे तब डिटेल में पढ़ेंगे। देखो, मैं आपको यहाँ भी ब्रिटिशर्स के बारे में बता रहा हूँ, लेकिन मॉडर्न हिस्ट्री में हम पूरा ब्रिटिश अंपायर जो है उसको शुरुआत से देखेंगे कि ईस्ट इंडिया कंपनी कैसे बनी, क्या क्या चीजें हुई। वैसे एक बार 1857 तक हम पढ़ लेते हैं कुछ चीजों को, ठीक है। फिर बात आती है कि इसका बैकग्राउंड क्या है, यही तो देख रहे हैं हम। तो इन लोगों ने सब ने कहा कि हम वापस से करेंगे, यूनाइट होंगे, लेकिन सिंधिया जो है, सिंधे या सिंधिया जिनको बोलते हैं, इन्होंने कहा कि नहीं, हम जीत तो पाएंगे नहीं। उस समय दौलत राव सिंधिया थे। इन्होंने कहा कि मैं तो किसी वॉर में पार्टिसिपेट नहीं करूंगा, लेकिन होलकर हैं, गायकवाड़ हैं, भोसले हैं, ये लोग पेशवा का साथ दे रहे थे इस वॉर में, तीसरे एंग्लो मराठा वॉर में, ठीक है। और दूसरी तरफ कौन था? दूसरी तरफ ब्रिटिशर्स थे, साथ में निजाम ऑफ हैदराबाद उनका साथ दे रहा था ऑब्वियसली, जो कि उनका अलाइज बन चुका था पहले से ही, एंग्लो मैसूर वॉर के समय से ही, ठीक है। दूसरे एंग्लो मराठा वॉर में भी निजाम ने उनका साथ दिया था, ठीक। तो उसके बाद इन्होंने शुरुआत कर दी। यहाँ पे मराठा चीफ कौन कौन थे? पेशवा बाजीराव सेकंड थे, मल्हारराव होलकर थे, मल्हारराव होलकर, उसके बाद मुद्दोजी भोसले थे। इन सब ने यूनाइट होकर इंग्लिश के खिलाफ एक जंग छेड़ दी, और जंग छेड़ दी तो इसके बाद आपको पता है कि एक वॉर होना है। वॉर होने से पहले एक छोटी सी चीज आपको पता होनी चाहिए, वो था पिंडारी वॉर। पिंडारी वॉर जानना बहुत जरूरी है, ये तीसरे एंग्लो मराठा वॉर का कहीं ना कहीं हिस्सा है, और पिंडारियों के बारे में आपको जानना जरूरी है। पिंडारियों के बारे में अगर आपने ऐसे पढ़ा नहीं हो तो आपने दो मूवी तो देखी होंगी। एक वीर, जिसमें सलमान खान की वीर मूवी है, दूसरी आपने बाहुबली तो देखी होगी, बाहुबली में भी पिंडारियों की बात होती है। तो ये पिंडारी कौन थे? पिंडारी एक जनजाति थी। जनजाति, अगर आप इसको कास्ट वाइज मत देखिए, एक ऐसी जनजाति जो लुटेरों की जनजाति थी। ये लूट मार करने वाले मिलिशिया थे, लगभग 20 से 30 हजार लोग थे ये, और इन्होंने 17वीं शताब्दी से लेकर 19वीं शताब्दी के बीच में ये सबसे ज्यादा एक्टिव थे। वैसे तो इनके अवशेष जो हैं वो औरंगजेब के समय पे भी मिलते हैं, औरंगजेब ने भी इनका इस्तेमाल किया है, लेकिन किस तरीके से इनका इस्तेमाल करते थे, किस तरीके से इनकी पावर में राइज हुआ, वो चीज ये है कि देखो, ये कास्ट वाइज देखें तो ये बहुत कास्ट के थे, हिंदू, मुस्लिम, अफगान, जाट, मराठा, सब तरीके के लोग इसमें शामिल थे पिंडारियों में। लेकिन ये लोग, इनका कोई स्टेबिलिटी नहीं थी, ये एक जगह बस के नहीं रहते थे, इनकी बड़ी आर्मी थी, उसमें ये अलग अलग सरदार थे, उनको लीड करते थे, और ये एक तरीके से लूट मार करते थे, गांव का गांव लूट लेते थे, लोगों को मार पीट करते थे, उनको स्लेव बना लिया करते थे। तो जहां भी ये जब मुगल अंपायर का डिक्लाइन हुआ तो इनकी पावर में एक राइज देखने को मिलता है। जब मुगल अंपायर का डिक्लाइन होना शुरू हुआ तो इनकी पावर में राइज होता है। उसके बाद आपको पता है मराठा अंपायर बहुत पावरफुल हो गया था, ये शिवाजी के समय, उसके बाद शाहू जी के समय, और बालाजी, ये पेशवा जो चल रहे थे, बालाजी बाजीराव, माधवराव के समय। तो उस समय ये लोग पिंडारी इतने ताकतवर नहीं थे कि ये किसी तरीके का पंगा ले सके मराठा अंपायर से, उनके साथ लूटमार नहीं करते थे, ठीक है। लेकिन ये जो छोटे छोटे रीजनल शक्तियां थी, छोटे छोटे किंगडम थे, मुस्लिम सल्तनत थी, हिंदू किंगडम थे, इनको ये लूटमार इनके साथ करते थे 18वीं शताब्दी में और 19वीं शताब्दी के शुरुआत में, ठीक है। और उसके बाद क्या होता है, ये ब्रिटिश अंपायर को भी लूटना शुरू कर देते हैं इसी समय पे, ठीक है। तो बात क्या होती है, मराठा अंपायर का तो डिक्लाइन होता है, उसी वजह से दोबारा से पिंडारियों की जो शक्ति है उसमें एक राइज देखने को फिर से आपको मिलता है। तो ये पिंडारी क्या करते हैं, पिंडारी यहाँ पे ब्रिटिश कॉलोनीज को लूटना शुरू कर देते हैं। साथ ही साथ जब मराठे युद्ध करते हैं
तो वहाँ पे ये एक तरीके से क्या बोलते हैं, उनको हेल्प करते हैं कभी कभी एक तरीके से किराए के योद्धा बन के। तो घरडी सेना मैंने आपको बताया था पहले, पानीपत के युद्ध में घरडी सेना होती थी, और इस समय को ही 1795 से 1804 का जो समय है, इसको घरडी का वक्त कहा जाता है। घरडी मतलब होता है, घरडी का वक्त मतलब पीरियड ऑफ अनरेस्ट। तो ये पीरियड ऑफ अनरेस्ट का जो समय है, ये बहुत ही खराब था उन लोगों के लिए, वो जो छोटे छोटे राजा महाराजा थे जो इन पिंडारियों से सामना नहीं कर पाते थे, उनके साथ ये बहुत ज्यादा लूटमार किया करते थे। ठीक है, तो ये तो हो गई पिंडारी कौन थे। अब क्या होता है, जब ब्रिटिश कॉलोनीज की जो लोगों को ये लूटने लग गए, तो इस बात से ब्रिटिशर्स बहुत नाराज थे, और उनको एक बात पता था कि कहीं ना कहीं मराठों ने इन पिंडारियों को शेल्टर दे रखी है, क्योंकि मराठे उनको पैसा देते थे। मराठे अपने युद्ध में कई बार उनका इस्तेमाल करते थे। दूसरे एंग्लो मराठा वॉर में भी इन्होंने साथ दिया था मराठों का। ठीक है, तो इसीलिए कंपनी बार बार मराठों पे अक्यूज करती थी कि आप इनका साथ देना बंद कर दो। साथ ही साथ पिंडारियों को भी बोला था, जो पीछे वाला जो हम उसकी बात कर रहे थे, वेलेस्ली की, लॉर्ड वेलेस्ली जो था, उसने पिंडारियों को एक बार कहा था कि अगर आप सेना में शामिल होना चाहो तो आप हमारे लिए युद्ध करना शुरू कर दो, आप एक स्टेबिलिटी लो, आप लूट मार बंद कर दो। लेकिन पिंडारी इस चीज में एग्री नहीं हुए। ठीक है, तो मैं अभी आपको क्या बता रहा था पीछे कि बाहुबली और वीर में तो जो सलमान खान का जो ग्रुप है वो पिंडारी होते हैं। बाहुबली में जो लुटेरे होते हैं, आपको याद होगा, लूट मार करने आते हैं और फिर बाहुबली उनको ये भैंसों पे कूद कूद के हरा देता है, वो वाला सीन याद है ना आपको। तो वो वाली पिंडारी, उनका जिक्र मिलता है। तो ये पूरे सेंट्रल इंडिया, नॉर्थ इंडिया और दक्षिण भारत तक इनका एक एग्जिस्टेंस आपको देखने को मिलता है। उसके बाद पिंडारी वॉर होता है, और पिंडारी वॉर में 1817 में ब्रिटिशर्स जो हैं एक आर्मी भेजते हैं और पिंडारियों को घेर के बुरी तरीके से मारा जाता है। यहाँ पे काफी सारा इनके बीच में भी एक क्लेश करा दिया जाता है। जो पिंडारी चीफ होते हैं उनके बीच में आपस में लड़ाइयाँ हो जाती हैं, और वो उनका ग्रुप टूट जाता है और उनको आसानी से ब्रिटिशर्स हरा देते हैं। ब्रिटिशर्स की जो पॉलिसी थी किसी भी वॉर को जीतने की, ये बहुत अच्छी थी इस चीज में कि फूट डालो, सामने वाली सेना को दो भागों में बांट दो और फिर उनको आसानी से एक एक करके हम हरा देंगे। ठीक है, तो पिंडारियों से एक तरीके से आजादी दिला दी लोगों को। उन लोगों को तो रेस्ट ही मिला जिनके गांव वगैरह लूटते थे, जिनको ये स्लेव बना लिया करते थे, छोटे छोटे किंगडम थे, उनको तो राहत मिली। लेकिन मराठों के जो अलाइज थे, कभी कभी उनकी मदद कर देते थे, वो हार गए। ठीक है, पिंडारी वॉर हुआ। उसके बाद होता है बैटल ऑफ खड़की। खड़की या खिड़की ये बोलते हैं। तो ये खड़की का जो वॉर है, ये वॉर हुआ पेशवा बाजीराव सेकंड, और दूसरी तरफ है आपको देखने को कौन मिलेगा, ब्रिटिश अंपायर, जिसमें लीड कर रहे थे सर जॉन मालकम। तो सर जॉन मालकम के खिलाफ ये युद्ध शुरुआत किया खड़की में पेशवा बाजीराव सेकंड ने, और ये इसका पहला और आखिरी युद्ध था ब्रिटिशर्स के खिलाफ। इसने कभी लड़ाई नहीं लड़ी थी, आपको पता है होलकर के साथ लड़ाई थी तो भाग के उनके पास चला गया था। ठीक है, तो एक तरीके से ये पहला और आखिरी वॉर था बाजीराव सेकंड का। उसके बाद ये 6 महीने तक छोटे छोटे बैटल्स में इनके साथ लगा रहा, स्ट्रगल चलता रहा, और फिर ये भाग गया लड़ाई जीत हारने के बाद। कुछ समय बाद इसने खुद ही सरेंडर कर दिया ब्रिटिशर्स के सामने। फिर इसकी पेशवाशिप चली गई और इसको बिठुर में भेज दिया, जो कानपुर के पास एक जगह है बिठुर, वहां पे इसको पेंशन पे भेज दिया कि 8 लाख रुपए सालाना तेरे को मिल जाएगा, अब तो कोई पेशवा वेशवा नहीं है, तो यहाँ से भगा दिया। पूना की रियासत एक तरीके से खत्म कर दी गई। जो पेशवाओं की जो लीडरशिप थी वो यहीं पे खत्म हो जाती है। लेकिन साथ ही साथ ऐसा नहीं है, बीच में और चीजें भी हुई। 1816 से 18 के बीच में मैं बात चल रहा हूँ। तो दूसरे मराठा लीडर्स क्या कर रहे थे, दूसरे मराठा लीडर जो हैं होलकर हैं और भोसले हैं, ये लोग क्या कर रहे थे, होलकर, भोसले और गायकवाड़, इन्होंने भी युद्ध छेड़ दिया दूसरी तरफ से। तो दो लड़ाइयां और होती हैं, मिहिदपुर का युद्ध और सीताबाड़ी का युद्ध। सीताबाड़ी के युद्ध में और ये ब्रिटिश फोर्स के साथ नागपुर में लड़ते हैं। सीताबाड़ी का जो इलाका है वो नागपुर में है। यहाँ पे मराठा अंपायर को फिर से हरा दिया जाता है ब्रिटिश आर्मी के द्वारा। और दूसरी तरफ होलकर की एक पहले आपको पता है ट्रीटी साइन हुई थी 1803 में ही, जब होलकर को हटा दिया था। 1805 में हुई थी, सॉरी 1803 में तो भोसले और पेशवा वगैरह के साथ हुई थी। तो जो जाट राजा, भरतपुर के जो जाट राजा हैं, उन्होंने राजघाट की ट्रीटी साइन करवाई थी, आपको याद होगा, दूसरे एंग्लो मराठा वॉर में। तो उसके बाद होलकर की जो क्वीन होती है तुलसीबाई, ये कहती है कि हमें मराठों का साथ ना देके ब्रिटिशर्स का ही साथ देना चाहिए और हमें अपनी ट्रीटी को नहीं तोड़ना चाहिए। इस समय ब्रिटिशर्स ज्यादा पावरफुल हैं और हमारा फायदा इसी में है कि हम ब्रिटिशर्स का साथ दें। इस बात से जो होलकर सरदार हैं वो गुस्सा हो जाते हैं, अपनी क्वीन का ही सर काट देते हैं। और उसके बाद ये युद्ध होता है, तीसरा युद्ध, ये होता है मेहदीपुर का युद्ध।
मिहिदपुर या मेहंदीपुर का युद्ध बोलते हैं इसको भी लीड कर रहा होता है जॉन मॉलकम, और दूसरी तरफ होल्कर्स होते हैं, लेकिन यहाँ भी हार देखने को उनको मिलती है। तो भोसले को हरा दिया जाता है सीताबाड़ी के युद्ध में, और मेहंदीपुर में किसको हराया जाता है, यहाँ पे हरा दिया जाता है होल्कर्स को। तो दोनों को हरा दिया, उसके बाद ये बैटल कंप्लीटली खत्म हो जाती है, और यहाँ पे वापस उसी पेज पे आ जाते हैं जहाँ पे ये एंग्लो मराठा सेकेंड वॉर में थी। ठीक है, तो अब ये पूरी तरीके से हार गए। अब ब्रिटिशर्स ने सोचा इनका काम खत्म करते हैं। मराठा अंपायर जो है ये अब सिमट के बहुत छोटा सा अंपायर रह गया, इनके पास कोई पावर नहीं रही। इनको हर वो ट्रीटी पे साइन करना पड़ा जो भी ब्रिटिशर्स चाहते थे। यहाँ पे सबसे पहले क्या हुआ, पेशवा को सरेंडर करना पड़ा, और पेशवा को बिठूर में भेज दिया, मैंने बताया था आपको। तो बिठूर में भेज दिया, 8 लाख रुपए सालाना इसको पेंशन मिलती थी। 1818 में ये रिटायर हुआ, उसके बाद बिठूर में रहा, और 1853 में इसकी डेथ हो जाती है। इसका खुद का कोई बेटा नहीं था, इसीलिए इसने एक बेटा गोद लिया था, धोंदू पंत नाम था उसका, धोंदू पंत। तो धोंदू पंत जो है यही आगे चल के नाना साहब के नाम से जाना जाता है। जब 1857 की क्रांति हम पढ़ेंगे तो वहां पे नाना साहब की बात करेंगे, और नाना साहब ने 1857 की क्रांति में लीडरशिप की भूमिका निभाई थी बहुत अच्छे से। तो नाना साहब भी दो थे, एक तो हम बालाजी बाजीराव को नाना साहब बोलते हैं, और ये आगे चल के धोंदू पंत का नाम भी नाना साहब रखा जाता है। ठीक है, तो ये चीज होती है, और इसकी जो भी टेरिटरी होती है, ये पूना रियासत के अंडर जो भी आता है वो सारा का सारा बॉम्बे प्रेसिडेंसी में मिला लिया जाता है, यानी कि ब्रिटिशर्स की वो हिस्सा बन जाता है अब सीधा। ठीक, उसके बाद क्या होता है, उसके बाद आपको देखने को मिलेगा कि एक तरीके से अब यहाँ पे महाराज कौन है, पूना में तो कोई रहा नहीं, पेशवा को तो हटा दिया। तो छत्रपति शिवाजी महाराज के ही एक वंशज होते हैं प्रताप सिंह। प्रताप सिंह को सतारा में फिर से इंस्टॉल किया जाता है, उनको एक तरीके से फिर से छत्रपति बनाया जाता है। सतारा जो कैपिटल हुआ करती थी, आपको पता है इनकी छत्रपतियों की कैपिटल थी, इनको वापस से यहाँ पे बिठाया जाता है। लेकिन ये नॉमिनल हेड होता है, इसके पास कोई ज्यादा पावर नहीं होती, तो एक प्रिंसली स्टेट बन के रह जाता है ये जो मराठा अंपायर है ये। तो ये चीज रही। उसके बाद दूसरे जो मराठा लीडर्स हैं उनके साथ कुछ और संधियां साइन हुई, उनमें से 1848 में, ये तो सॉरी आगे की बात बताऊंगा। प्रताप सिंह के बाद क्या हुआ, प्रताप सिंह का कोई बेटा नहीं था, तो आपको याद होगा लॉर्ड डलहौजी की एक पॉलिसी थी, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के बारे में हम मॉडर्न इंडिया में बहुत अच्छे से पढ़ने वाले हैं। इस पॉलिसी के तहत ये था कि अगर किसी राजा का कोई बेटा नहीं है, अगर रियल बेटा नहीं है, तो गोद लिया हुआ पुत्र उसकी गद्दी पे नहीं बैठेगा। वो जो अंपायर है वो पूरी तरीके से ब्रिटिश कॉलोनी का हिस्सा बन जाएगा। इसी वजह से दो चीजें होती हैं, इसका कोई दत्तक पुत्र है वो भी नहीं बैठ सकता, तो इसीलिए ये बॉम्बे प्रेसिडेंसी में मिल जाता है पूरा का पूरा सतारा वाला इलाका, ये पूरा मराठा अंपायर 48 में। और दूसरी तरफ ये होता है कि धोंदू पंत को भी इसीलिए पेंशन देने से मना कर देते हैं। ये जो ब्रिटिशर्स हैं ये कहते हैं कि तुम तो एक दत्तक पुत्र हो, गोद लिए हुए पुत्र हो, इसीलिए तुम्हें हम पेशवा की जो उपाधि है वो नहीं दे सकते, और तुम्हें किसी तरह की कोई पेंशन नहीं मिलेगी। तो बाजीराव सेकंड के बाद किसी तरह की पेंशन भी नहीं मिलती है। ठीक है, ये चीज हो गई, पेशवाओं का काम खत्म हो गया, छत्रपति का काम खत्म हो गया। बाकी बचे कौन, ग्वालियर में शिंदे और ये जो जिनको सिंधिया भी बोला जाता है, ये लोग बचे। अब मैंने क्या बताया था, सिंधिया तो इस वॉर में इन्वॉल्व थे भी नहीं, फिर भी उनके साथ एक संधि साइन हुई, ग्वालियर की संधि। और ग्वालियर की संधि में ये कहा गया कि ये जो आपका इन्फ्लुएंस है राजस्थान के राजाओं के मध्य, यहाँ राजपूत शासन करते थे, लेकिन उनमें मराठों का कुछ इन्फ्लुएंस था, उनको टैक्स वगैरह देते थे, कोई भी ट्रीटी साइन होती थी तो ये ग्वालियर के सिंधिया के साथ उनकी एक तरीके से वो मध्यांतर होते थे, उनके माध्यम होते थे एक तरीके से। तो इसलिए इनको कहा कि आप यहाँ से अपना इन्फ्लुएंस हटा दो। तो ग्वालियर के जो सिंधिया हैं उनके साथ ये ट्रीटी साइन हुई बिना किसी रीजन के, क्योंकि इनको मजबूरी में करनी पड़ी। सिंधिया जानते थे कि वो ब्रिटिशर से किसी तरह की युद्ध का पंगा नहीं ले सकते। ठीक है, इसके बाद जो राजपुताना के जो राजा हैं उनमें इन्फ्लुएंस तो रहा ब्रिटिशर्स का, ये प्रिंसली स्टेट बन के रहे 1947 तक, जब तक भारत आजाद नहीं हो गया था। ठीक है, तो ये चीजें रही, और मराठा अंपायर का यहीं पे समापन होता है। ये हमारा आखिरी वीडियो था मराठा अंपायर को लेके। कुछ मैप देख लीजिए, जब मराठा अंपायर अपने जेनिथ पे था, अपने पीक पे था, तो इतना बड़ा इलाका इनके रूल में आया करता था। देखो कितना बड़ा, पूरा उत्तर दक्षिण भारत, पूर्व से पश्चिम तक आपको दिख रहा है, गुजरात से यहाँ कटक तक है, इधर कश्मीर तक है, और नीचे आपको दिख रहा है ये पुडुचेरी तक है। ठीक है, और दूसरी तरफ बाद में जब तीसरा पानीपत का युद्ध होता है, तो तीसरे पानीपत के युद्ध में भी आपको पता है मराठाओं की हार होती है, और इनका जो अंपायर है वो सेंट्रल इंडिया तक ही रह जाता है। ठीक है, सेंट्रल इंडिया तक रह जाता है, लेकिन ये 1770 का मैप है लगभग।
और 1770 में क्या हुआ था आपको पता है, माधवराव सेकंड जो था उसने अपनी पावर को फिर से थोड़ा कंसोलिडेट कर लिया था और इस अंपायर को थोड़ा बचा लिया था, फिर से इसकी रेपुटेशन को थोड़ा बचा लिया था। उसके बाद आपको पता है पहला एंग्लो मराठा वॉर होता है और 1800 क्या बोलते हैं 1800 एक सेकंड मैं पीछे चला गया। पहला एंग्लो मराठा होता है 1775 से लेके 82 तक। इसके बाद तो आपको पता है ये इस एंग्लो मराठा वॉर में कोई जीतता नहीं है, कोई हार नहीं होती, इसीलिए इनका अंपायर है वो इतना ही रह जाता है। लेकिन दूसरे एंग्लो मराठा वॉर में जिसमें मराठों की बुरी तरह से हार होती है, उसके बाद इनका जो मैप है वो देखने को मिलेगा आपको कि ये छोटा होता जा रहा है। इनका जो मैप है, इनकी जो टेरिटरी है वो बहुत ही ज़्यादा सीमित हो गई है। और तीसरा एंग्लो मराठा वॉर जो होता है 1818 में कंप्लीट होने के बाद, उसके बाद इनके पास कोई एरिया नहीं बचता शासन करने के लिए। और ये पूरा जो पिंक कलर का मैप दिख रहा है ये ब्रिटिश कॉलोनी का हिस्सा बन जाते हैं, और ये ब्लू कलर का जो मैप दिख रहा है ये प्रिंसली स्टेट बन जाते हैं, छोटे छोटे, जिन पे भी ये ब्रिटिशर्स जो हैं इनका इन्फ्लुएंस रहता है हमेशा से। ठीक है, तो इतनी बड़ा जो अंपायर था भारत के मध्यकाल समय का वो अब पूरी तरीके से खत्म हो चुका है, उसका डिक्लाइन हो चुका है। ठीक है, तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, और आगे वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, हैव ए गुड डे, सी यू नेक्स्ट क्लास।